जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और अपनी ज्योग्राफी की सेकंड बुक के अंदर अपना चैप्टर चल रहा है 5वां। और चैप्टर का नाम क्या है? खनिज और ऊर्जा संसाधन। आपको पता है इससे पहले अपनों ने एक वीडियो क्लास है वो ले ली है, जिसके अंतर्गत हमने खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कर लिया और साथ में ही भारत के अंदर खनिजों का वितरण मोटे मोटे रूप से कहां कहां ज्यादा मिलता है, इन चीजों को अच्छे से जान लिया। हर तरह की परिभाषा हमने जान ली है। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, यानी आज की पूरी क्लास केवल और केवल खनिज संसाधनों पर है, वो डिपेंड रहेगी। अगली क्लास के अंदर हम ऊर्जा संसाधन में पहुंचेंगे, क्योंकि अपनी इस क्लास के अंदर हमें सिर्फ टॉपिक समझना ही नहीं, अंदर तक सेट करना है। और वैसे कहूं तो मेरा एक विद्यार्थी है अर्जुन, जिसको अर्जुन कहता हूं अक्सर, तो मेरा मूल उद्देश्य उसको अच्छे से एक एक बात को क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके साथ साथ अर्जुन को भी बोल देता हूं, अपनी किताब खोल लीजिए। अभी किताब नहीं पढ़ रहे तो अपना पेन और कॉपी है वो जरूर ओपन कर लें। क्लास लेने के बाद एक बार आप किताब से उसको रीड है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम खनिजों के प्रकारों के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। देख लीजिए क्या पढ़ा था। खनिज के अंतर्गत हमने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के अंतर्गत इनको बांटा था। फिर धात्विक को दो में बांटा था भी, एक लोह खनिज है और एक अलोह खनिज है। फिर इधर अधात्विक को हमने ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिजों के अंदर बांट दिया था। आज की जो अपनी क्लास है वो लोह खनिज, अलोह खनिज और अन्य अधात्विक जो खनिज हैं उनके ऊपर रहेगी। बच गया ईंधन यानी ऊर्जा वाला टॉपिक, ये हम अगली क्लास के अंदर समझ लेंगे। यहां पर जो जो चीजें जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, माइका, चूना पत्थर, इन सब के ऊपर बात करेंगे। अब आपके दिमाग में हो सकता है चल रहा हो भी, अब इसमें क्या रह गया भाई। इसके अंदर पहले तो अपनों ने मोटी मोटी बातें इनकी जान ली थी, अब हमें इनके अंदर इनकी प्रॉपर्टी को जानना है, इनकी खासियत को जानना है भी। लोहे की मुख्य खासियत क्या है, इसकी कोई विशेषता, इसकी कोई उपयोगिता। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है वो इन खनिजों के वितरण की है। अर्जुन अच्छे से जान लीजिए, हम वितरण समझने जा रहे हैं भी। भारत के अंदर लोहा कहां मिलता है, मैग्नीज कहां, तांबा कहां, बॉक्साइट कहां, इनके ऊपर बात करेंगे मुख्यतः, इसके ऊपर फोकस रहेगा। तो इसका मतलब आप ये सोचेंगे अच्छा फिर थ्योरी वाला ज्ञान चलेगा। भाई थ्योरी वाला ज्ञान तो चलेगा, लेकिन उस ज्ञान को हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। प्रैक्टिकली का मतलब यहां हो गया आपको इंडिया मैप की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी लोकेशन हम जिसकी बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से और एक +2 के विद्यार्थी को कितनी चीज याद होनी चाहिए, उसके आधार पर हम मैप को अच्छे से भरेंगे उसी लोकेशन को। अब उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर मिलेगा। आपको पता है बोर्ड परीक्षा के अंदर इंडिया मैप का एक क्वेश्चन आना है, तो वो सारी लोकेशन जो हम इनमें समझेंगे वही लोकेशन तो आपसे आपके एग्जाम में एग्जामिनर है वो पूछेगा। तो हम दोनों काम साथ करेंगे। अच्छे से जान लीजिएगा, मानचित्र पर अभ्यास जरूर करना है। पहले समझ लें, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं वो मैं बताऊंगा, और हम याद कुछ भी नहीं करेंगे, याद रखना नहीं है, बस एकाग्र होकर एक अर्जुन बनकर चीज को अच्छे से आपको समझना है, जागते रहना है, होश के अंदर रहना है, बस सारा काम आसान हो जाएगा। इन खनिजों को निकालते कैसे हैं भाई? तो याद करो, आपकी ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक थी, प्राथमिक क्रियाओं का जो चैप्टर था, उसका अंतिम टॉपिक था खनन। याद आ रहा है? माइनिंग। खनन के माध्यम से जमीन से खनिजों को निकाला जाता है। खनन की दो विधियां याद कीजिए, एक धरातलीय खनन, जमीन की ऊपरी परत से निकालना, और एक दूसरा था
कूपकी मेथड यानी गहरे कुएं, अंदर खदाने, गहरी खदानों से जो खनिज है वो बाहर निकाले जाते थे। तो खनन की विधियों से खनिज को बाहर निकाला जाता है। अब खनिज को बाहर निकालते हैं तो आपको पता है कई प्रकार की प्रदूषणकारी गैसें, धूल वगैरह आती है, उससे वायु प्रदूषण भी होता है। वो खराब चीजें पानी में मिल जाती है तो जलीय प्रदूषण भी हो जाता है। खराब हवा, खराब पानी से हमें बहुत सी बीमारियां हैं वो भी तो हो जाती है। तो इसका मतलब सारी चीजें जुड़ गई। तो आगे चल के जब हम पुनः पर्यावरण प्रदूषण वाला अंतिम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी तो चीजें जुड़ जाएगी। समझने के लिए जरूर हम हर टॉपिक को चैप्टर वाइज करके अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन सारी चीजें आपस में गुंथी हुई है, जुड़ी हुई है। चलिए अब आज की क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। हम धात्विक खनिज के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लौह खनिज को लेकर, आयरन को लेकर बात करेंगे, यानी लौह खनिज, और इसके अंदर बात करेंगे लौह अयस्क की बात करेंगे, लोहे को प्राप्त करेंगे। आपको पता होगा छोटी क्लास से भी आप बातें समझते आ रहे हो भी, जो आयरन जो इंडस्ट्री होती है वो एक आधारभूत उद्योग इंडस्ट्री होती है, क्योंकि लोहे से बहुत सी मशीनें बनाई जाती है, बहुत से औजार बनाए जाते हैं। उन मशीनों और औजारों का इस्तेमाल ही दूसरे उद्योगों में होता है। इसलिए आयरन इंडस्ट्री को बेसिक जो इंडस्ट्री है वो कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे प्यारा प्रश्न अर्जुन ध्यान दीजिएगा, वो है भी ये लोहा जो अयस्क है वो किन से निकलता है, जो विशेषकर जो रासायनिक जो नाम है वो क्या है जिनसे सर ये प्राप्त होता है। तो बताना चाहूंगा वो दो नाम है। एक नाम तो है हेमेटाइट और दूसरा नाम है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से ये लोहा यानी आयरन, थोड़ी सी मैं साइंस घुसेड़ देता हूं इसमें, याद तो करना ही नहीं है, घुसेड़ने में क्या जाता है। लोहे को किससे लिखते हैं? आयरन को Fe, इसका सिंबल है, प्रतीक है, लैटिन भाषा में इसको फेरम बोलते हैं, इसलिए Fe लिखते हैं। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, यानी सब में क्या है? Fe है। हेमेटाइट में भी लोहा है और मैग्नेटाइट में भी लोहा है। फर्क क्या है? हेमेटाइट में लोहा थोड़ा कम मिलता है, 50-60% निकलता है, वहीं मैग्नेटाइट में Fe3 है तो लगभग 70% तक इससे लोहा प्राप्त हो जाता है। तो भारत के अंदर आपको हेमेटाइट प्रकार का खनिज यानी अयस्क कह लीजिए और मैग्नेटाइट प्रकार का अयस्क या खनिज है वो मिलता है। इन्हीं दोनों से लोहा निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो लोहा निकलता है वो निकलता है अर्जुन हेमेटाइट से। हेमेटाइट से, हेमेटाइट मैग्नेटाइट दो खनिज हैं, दो अयस्क है जिनसे लोहा आयरन प्राप्त होता है। और ये जो मैग्नेटाइट हेमेटाइट है ये मोस्टली इनके जो भंडार कहां मिलते हैं, हमें पिछली क्लास में याद करो, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहां पर लोहा है, कोयला है, वो ज्यादा मिलता है, इसलिए लोहे की इंडस्ट्रियां भी कहां पर है? इसी उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर ज्यादा मिलती है। और ये जो लोहे के जो खनिज हैं ये भारत के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में इसकी डिमांड रहती है। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट से लोहा प्राप्त हो गया भाई अर्जुन, और कहां ज्यादा मिलता है? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में। याद नहीं करना है, पहले बात हो चुकी है। क्वालिटी अच्छी है तो दूसरी दुनिया के लोग भी फोन मिला लेते हैं, मोदी जी इतना लोहा दे दीजिए, कह देते हैं भैया इतने पैसे लगेंगे, ले जा, ठीक है डिलीवरी कर देंगे आपको। अब बात यह है भी जो इंडिया का 95% जो इनका खनिजों का जो भंडार है, स्टोरेज है, वो किन राज्यों के अंदर है? तो पहले तो इस इलाके वाले राज्यों की बात कर लें। कौन सा है? इधर
ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद में यहां पर भी मिल जाते हैं। तो यहां पर बात आती है, गोवा की बात आती है और कर्नाटक की बात आती है। और इधर ये जो इलाका है यहां पर भी मिलता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात। तो ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु। इस इलाके के अंदर पूरे भारत का 95% जो स्टोरेज है, जमीन के अंदर जो भंडार है, वो इन्हीं स्टेट्स के अंदर हमें मिलता है जी। अब समझ गए अर्जुन भाई? अब देखिए, अब एक एक करके समझे। मानचित्र भी आपके पास है, आप अपनी किताब वाला मानचित्र भी खोलकर रख लीजिएगा। वो ब्लैक एंड व्हाइट है, यहां थोड़ा रंगीन थोड़ा दिख रहा होगा आपको। और अगर कोई दिखने में दिक्कत है तो थोड़ी सी क्वालिटी आप 480 तक कर सकते हो, तो अपने आप सारी चीजें आपको क्लियर है वो दिखाई देगी। चलिए, हमने कहा कहां कहां मिलता है। अभी देखिए दोबारा, हमने क्या बात की? ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर मेन जगह कौन सी है उसकी बात करेंगे, फिर झारखंड की, फिर छत्तीसगढ़ की। तो मेन लोकेशन देखेंगे जहां आयरन मिलता है। अब एक एक गांव ढाणी ढाणी जाने की आपको जरूरत नहीं, कहीं ज्यादा के चक्कर में थोड़े से न जाते रहे। मुख्य चीज पहले आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें भी ओडिशा के अंदर, ये यहां पर ये है ओडिशा राज्य। यहां पर कौन सी जगह है या डिस्ट्रिक्ट है? कई बार हम जगह की बात करेंगे, पर्टिकुलर किसी गांव की, और कई बार अपना फोकस रहेगा जिले के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जान लें भी ओडिशा के किस जिले के अंदर आयरन ज्यादा मिलता है। तो वो 3 महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़। मयूर, केंदू और सुंदर, मयूर, केंदू और सुंदर, इन 3 जिलों के अंदर, तीनों ही ओडिशा के हैं अर्जुन, अच्छे से गौर से सुनिए। मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़, इन 3 जिलों के अंदर, ये तीनों जिले किस राज्य में हैं? ओडिशा के अंदर है। यहां पर आपको जो लोहे के जो खनिज है, एशक है, वो ज्यादा मिलते हैं। हेमेटाइट मिलता है यहां पर, क्योंकि ज्यादा इंडिया के अंदर जो लोहा निकलता है वो हेमेटाइट से निकाला जाता है। अब इनमें भी बात करें तो गुरु महिसानी, सुलेपात और बादाम पहाड़, ये तीनों जगह मयूरभंज जिले के अंदर है। अर्जुन याद रहे तो आगे वाली 2 लाइन याद करना, गौर करना, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो गौर कर ले भी, गुरु महिसानी, सुलेपात और बादाम पहाड़, ये मयूरभंज जिले के अंदर जगह है जहां पर लोहा एशक मिलता है। उसके बाद में कीरूबुरु, इस जगह की बात करें तो ये केंदुझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और बोनाई की बात करें तो ये सुंदरगढ़ जिले में है। तो सबसे पहले आपको पता हो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ओडिशा के, मयूर है, सुंदर है और केंदू है। मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केंदुझर, इन 3 जिलों में मिलता है। नक्शे में आप गौर कीजिएगा, उड़ीसा के अंदर ये रहा मयूरभंज, इसके पास में ये रहा केंदुझर और यहां पर ये रहा सुंदरगढ़। ये तीनों जगह किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में, इसका मतलब मानचित्र पर कौन सी लोकेशन ध्यान में रखनी है? बस यही, मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़, ये तीनों ओडिशा में हैं। अब इसके पड़ोस में चलते हैं भाई अर्जुन, चलते हैं दोनों अपने झारखंड की तरफ रुख करते हैं। और झारखंड के अंदर हम घुमाई करेंगे सिंहभूमि जिले के अंदर, और वहां पर 2 महत्वपूर्ण जगह है, गुआ और नोआ मंडी। गुआ और नोआ मंडी, मानचित्र पर आपको एक ही लोकेशन दे रखी है, गोवा, गुआ, इसी के पास में नोआ मंडी है, ये गोवा, गुआ, गुआ। तो गुआ किस स्टेट के अंदर है? झारखंड के। झारखंड के सिंहभूमि जिले के अंदर गुआ और नोआ मंडी है, यहां पर भी आपको आयरन मिलता है। अब बात करें फिर पड़ोस के अंदर एक स्टेट और है यहां पर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक है दुर्ग, एक तो क्या है दुर्ग, और दूसरा यहां नीचे वाली साइड में है बेलाडीला। दुर्ग और बेलाडीला, दुर्ग और बेलाडीला, ये कहां है? छत्तीसगढ़। मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़ कहां? ओडिशा के अंदर। झारखंड में गुआ की बात होगी, छत्तीसगढ़ में दुर्ग है बेलाडीला का,
दुर्ग बेलाडीला का कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। चलिए फिल्मी नगरी महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। भैया अर्जुन फिल्म देख के आते हैं, जवान देख लेते हैं, थोड़ा सा हौसला आ जाएगा। तो महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण जगह, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। चंद्रपुर यहां देखिए, ये रहा चंद्रपुर, इसी के पास में है भंडारा, और इधर ये रत्नागिरी है, अरब सागर की तरफ। रत्नागिरी ये थोड़ी दूर है। भंडारा और चंद्रपुर ये किस साइड में है? छत्तीसगढ़ वाली साइड में। भंडारा और चंद्रपुर ये पूरा महाराष्ट्र है, और ये यहां पर है रत्नागिरी। एक चीज और अर्जुन ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं आप सब याद रखें, कोई जरूरी नहीं होता, कभी जरूरी नहीं होता भी सब लिखना जरूरी होता है। अगर पेपर में आ जाए आपको, अगर कोई भी मेन अगर सारी 5-6 जगह नहीं, राज्य नहीं, तो कोई 1, 2 या 2, 3 भी रह जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। तो जो भी, लेकिन सुन तो लेते हैं, कई बार कमबख्त याद नहीं करते ना, तो याद भी हो जाती है। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। तो चंद्र का भंडारा कहां पर चलता है? रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर चलता है। चलिए साहब अब बात करते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में खूब जगह है भाई, कर्नाटक में खूब सारी जगह है जहां पर खूब जो लोहा है वो मिलता है, यानी उसका खनिज मिलता है, ऐशक मिलता है। फिर उसमें से हम निकाल लेंगे, साफ करके निकाल लिया जाता है। जैसे मैंने कहा था ना, भी अकेला धातु नहीं मिलता, उसके साथ कुछ अशुद्धियां होती है, उनको हम फैक्ट्रियों से वहां अलग कर लिया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर आयरन अलग कर लेंगे। तो कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, कुद्रेमुख, शिवमोगा, ये 6 लोकेशन कौन कौन सी है? बेलारी, ये रही बेलारी, ये रहा बेलारी, ये तुमकुरु, यहां चित्रदुर्ग, ये शिवमोगा, ये कुद्रेमुख, और ये चिकमंगलुरु यहां पर। तो आप देखेंगे कर्नाटक में ज्यादा लोकेशन दे रखी है, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, कुद्रेमुखी, शिवमोगा, ये सारी कर्नाटक के अंदर है। बात करें मध्य प्रदेश की, ऊपर चले वापिस, मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो बालाघाट है। यहां पर क्या मिलता है? आयरन मिलता है, खनिज मिलता है, हेमेटाइट मिलता है यहां पर, और उस हेमेटाइट से हम क्या निकाल लेंगे? हम लोहा निकाल लेंगे, और लोहा निकालकर फिर सारी चीजें, देखिए जिंदगी में लोहे से बनी हुई कितनी चीजें हम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहां कहां से निकलता है, ये अच्छे से गौर आप कर सकते हो। आप जब मैप देखेंगे, आप अभी देख लीजिए, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक ओपन है तो आप देखेंगे गोवा के आसपास यहां पर भी मिलता है। गोवा के पास एक जगह है मार्मागो, ये क्या है? ये एक पत्तन है, बंदरगाह है, पत्तन है मार्मागो। इसी प्रकार से अगर बात करें तो मंगलुरु भी क्या है? एक पत्तन है। इधर बात करेंगे विशाखापट्टनम, ये भी क्या है? एक पत्तन है। 3 पत्तन आ रहे हैं, बंदरगाह आ रहे हैं। कहां कहां काम आएंगे आप सोच लीजिएगा। 3 जगह फर्स्ट बुक में भी नाम आते हैं, इस चैप्टर में भी है, और आगे चल के फिर आएंगे। तो मार्मागो, मंगलुरु और विशाखापट्टनम ये पत्तन है, बंदरगाह है। अब हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इन बंदरगाहों से जलयानों के अंदर ये लोहा भर भर के, जो दूसरे देश मोदी जी को फोन करके लोहा मंगा रहे हैं ना, उनको भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। और उसमें से आपको बताऊं एक जगह देखिए, कुद्रेमुख, गौर कर लेना, आपके ज्ञान बढ़ाने में है, याद रह जाए तो हम एग्जाम में भी लिख भी सकते हैं। कुद्रेमुख के अंदर जो हेमेटाइट के जो निक्षेप है, वो जमाव है, वो संसार के बड़े जमाव वाले भंडार वाले क्षेत्रों के अंदर हमारा कर्नाटक का कुद्रेमुख भी शामिल है। यहां पर बहुत भंडार है, निकलता कितना है, कितना हम निकाल पाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, यहां पर सबसे बड़ा भंडार यहां पर मिलता है। और कुद्रेमुख का सारा लोहा जितना निकलता है, सारा का सारा यानी 100% निर्यात कर दिया जाता है। हम इस्तेमाल नहीं करते, भारत वाले इस्तेमाल नहीं करते कुद्रेमुख का, हम दूसरे दुनिया को भेजकर उसको पैसे कमाते हैं ताकि देश का आर्थिक विकास है वो हमारा हो सके।
अब एक चीज यहां पर आप पुनः समझिए, मैंने एक बात कही है यहां पर, वो ये है भी मंगलुरु एक पत्तन है और इसके पास यहां पर है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख से जो लोहा निकलता है 100% दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। ये क्या किया जाता है, उस लोहे को यहां पर पिघलाकर पाइपलाइन से पिघलाकर, यानी सलरी बनाकर उसको पिघलाकर लोहे को पाइपलाइनों के माध्यम से मंगलुरु तक पहुंचाया जाता है और फिर उसको कहां भेज दिया जाता है, दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के वो इलाके जहां पर आयरन निकलता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोहा एशक का वितरण पढ़ रहे हैं, कहां कहां पर इसका फैलाव है, जमाव है, उसको जाना और साथ में मानचित्र पर लोकेशन भी देख ली। फिर आपको खाली मैप पर भरनी भी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो इस प्रकार का मैप आपकी किताब के अंदर है, वहां पर आपको देखना है। फिर आप क्या कर सकते हो, दो तरीके के मैप आपके पास होने चाहिए। एक राजनीतिक मैप जिस पर राज्यों की बाउंड्रियां बनी हुई होती है, और दूसरा प्राकृतिक मैप इस प्रकार का जिसके ऊपर कोई स्टेट की बाउंड्री नहीं होती। बोर्ड एग्जाम में आपको यह मैप मिलेगा और इस पर लोकेशन पूछी जाएगी। प्रश्न ऐसे आएंगे कि नीचे दी गई लोहा एशक की प्रमुख जगहों को दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको थोड़ा सा इधर देखना है, जैसे आपसे पूछ लिया मयूरभंज या केंदुझर या सुंदरगढ़, तो आपको यह आइडिया हो जाना चाहिए। पहले तो आपको राजनीतिक मैप पर भरकर अभ्यास करना है, फिर आपको इसके ऊपर तो आइडिया लगाइए भी यहां पर उड़ीसा है इस साइड के अंदर, ये मोस्टली यहां पर हम उड़ीसा की बात करते हैं। तो आप उड़ीसा में आइडिया लगाकर कहीं पर भी ये भर दें, ठीक है, और लिख दें ये रहा मयूरभंज। इसी प्रकार इसके पास में कहीं भी केंदुझर, यहां सुंदरगढ़, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है ताकि आपके एग्जाम में जो मैप का प्रश्न आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अर्जुन, समझ में आ गई बेटा सारी बात। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले रत्नागिरी, तो रत्नागिरी कहां था, रत्नागिरी अच्छा फिल्म देखने गए थे, महाराष्ट्र में। अब एक आपसे पूछ लिया, साथ में भंडारा भी पूछ लिया, तो भंडारा भी महाराष्ट्र में और रत्नागिरी भी। अब ध्यान इतना रखना है भी भंडारा किस साइड में है। बिल्कुल कहीं भंडारा आप समुद्र तट पे लगा दें, आपको पता है भी यहां पर ये महाराष्ट्र है, तो यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं कर दें, लिख दे ये रहा जी अपना रत्नागिरी। और भंडारा क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा इस साइड में है, तो आप थोड़ी जगह छोड़कर यहां पर कहीं भी लिख दें भंडारा। तो इस प्रकार से आपको इनका अभ्यास जरूर करना है, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा ताकि सारी चीजें याद नहीं करनी है। याद तो झक मार के ये अपने पीछे घूमेंगी, अरे अरे अर्जुन मैं तो तेरे याद हो गई, मैं तो तेरे चल हटा सावन की घटा, क्यों याद, मैं कर ही नहीं रहा, क्यों याद हो रही है, झक मार के पीछे आएगी, बस बात करनी है इनसे, मित्रता प्रगाढ़ हो जाएगी। तो लोहा एशक हो गया जी। अब बात करें मैग्नीज की बात करें। मैग्नीज सबसे प्यारा छोटा सा प्रश्न बनता है, ये कहां किस प्रकार की चट्टानों के अंदर मिलता है, तो ये धारवाड़ जो चट्टानें होती है उनके अंदर मिलता है। धारवाड़ चट्टानें वो हैं जो आज से करोड़ों साल पहले बनी है, बहुत ही पुरानी, जो कहते हैं ना रूप बदल चुकी थी। तो उन धारवाड़ चट्टानों के अंदर आपको मैग्नीज मिलता है, Mn मिलता है। इसका उपयोग अगर कोई पूछ ही ले आपसे, अरे मैग्नीज का नाम सुना, अरे अर्जुन क्या काम आता है, तो फटाफट हम जवाब देंगे लोहा एशक को गलाने में काम आता है। एक तो आयरन को गलाने में काम आता है, इसका इस्तेमाल ताऊजी स्टील बनाने में भी होता है। अब ताऊजी जानते हो ना स्टील, आजकल तो हर घरों में स्टील यानी इस्पात का इस्तेमाल होता है। आप उदाहरण दे देना अर्जुन वहां पर, क्या ताऊजी एक टन में कितने होते हैं भाई, 10 क्विंटल। एक टन स्टील बनाने के अंदर 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। एक टन जब स्टील बनाते हैं तो उसके अंदर 10 किलोग्राम मैग्नीज मिलाना पड़ता है, तो स्टील बनाने में काम आता है। साथ में लोहे की जो मिश्र धातु बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक दो भी लोह एशक जो होता है हेमेटाइट, उसको गलाने में काम आता है, स्टील बनाने में काम आता है,
लोहे की मिश्र धातुएं बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये किन चट्टानों में मिलता है? धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टानें होती है उनमें हमारे भाई साहब मैग्नीज मिलता है। अब बात आती है कहां कहां। पहले ही अर्जुन एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, वो ये है, वो क्या है? जहां लोहा वहां मैग्नीज। दोनों पक्के दोस्त, अर्जुन सर्जन है ये। जहां लोहा मिलेगा वहां मैग्नीज, जहां लोहा वहां मैग्नीज, लगभग जहां लोहा वहां मैग्नीज मिलता है। तो फिर काहे का याद ही नहीं करेंगे? अरे सर ये तो बहुत आसान कर दिया, लोहा तो मेरे याद भी हो गया, उड़ीसा में कहाँ था? अच्छा म्यूर, सुंदर, कुंदूझर। अच्छा सर मुझे कुद्रेमुखी याद हो गया, वहां पर है ना 100% निर्यात होता है, 100%। बाकी है ना मारमे गोवा साइड वाला लोहा मारमो गोवा पत्तन से भेज दिया जाता है, कर्नाटक वाला मंगलुरु से, और इधर जो पूर्वी साइड में मिलता है सर वो विशाखापट्टनम वाला जो बंदरगाह है ना वहां पर, इधर जापान है, दक्षिणी कोरिया है, उनको यहां से भेज दिया जाता है। तो सर जब लोहा याद है तो अपने आप ही अर्जन के साथ सर्जन हैं, तो अपने आप ही मैग्नीज याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, वो तो देने का। तो फिर बात आ गई ओडिशा, फिर आ गया ओडिशा। वहां भी ओडिशा किया, बस यहां यह ध्यान रखना है प्रमुख उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा उत्पादन मैग्नीज का किस स्टेट में होता है? ओडिशा के अंदर होता है। अब प्रमुख खान वही आ गया आपका, केंदुझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़। कोई नया नाम नहीं, वही केंदुझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज के अंदर मिलता है। महाराष्ट्र पढ़ा था हमने, महाराष्ट्र के अंदर अपना क्या था? भंडारा था और आपका रत्नागिरी था वहां पर। और साथ में एक नाम जरूर यहां नया आ गया है, नहीं याद रहे तो क्या फर्क पड़ता है? लिख दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां नहीं लिखा तो भी भले ही आप आयरन वाले ही लिख देना, नो प्रॉब्लम। तो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। कर्नाटक की बात कर लें तो वो खूब सारे पहले ही नाम पढ़ दिए थे। कौन सा? बेल्लारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, शिवमोगा, ये सभी जहां लोहा मिलता है वहां मैग्नीज मिलता है, जहां अर्जन वहां सर्जन। मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, नया क्या है? बस 2 मिनट लगाई है, इतनी बात, जहां अर्जन वहां सर्जन। हो गया ना मैग्नीज का तो कल्याण, कुछ करना ही नहीं है, बस मैप पर अभ्यास। अच्छा ये स्लाइड फिर आ गई, एक साथ बताने के चक्कर में कह जी ये हमारा अर्जन रहा, ये हमारा सर्जन रहा। तो जहां ओडिशा की वही जगह मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, यहां पर भी केंदुझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज पड़ा अभी। फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ में यहां तो बात की, बस एक ध्यान रख लेना, छत्तीसगढ़ में अभी तक निकाला नहीं जा सका है, मिला नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मैग्नीज नहीं मिलेगा। और झारखंड की भी कोई लोकेशन थोड़ी बहुत जगह मिलता भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये शायद अर्जन क्या पता सर्जन से मिल नहीं पाया होगा। और अगर लिख भी दिया ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाई चांस आपसे मैग्नीज पूछा, आपके अर्जन याद था और सर्जन वाला उसमें लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बात करें महाराष्ट्र में, बात करें वही रहा, भंडारा रहा, रत्नागिरी रहा, इसमें हमने नागपुर और इसमें चंद्रपुर की बात थी। कर्नाटक के अंदर वही सारी जगह है, बस एक नाम यहाँ पर कुद्रेमुख की बात थी, वो कुद्रेमुख यहाँ पर नहीं है। कुद्रेमुख का संबंध मोस्टली किससे है? वहां आयरन की ही फोकस किया जाता है, सारा का सारा निर्यात किया जाता है, तो इसलिए कुद्रेमुख जो है उसका जिक्र यहाँ नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में बालाघाट और यहां पर भी बालाघाट। तो आप खुद देख लीजिए, कोई ज्यादा कोई विशेष बात नहीं, जहां लौह खनिज वहां मैग्नीज मिलता है, जहां अर्जन मिलता है वहां सर्जन मिलता है। चलिए साहब, ये लोह वाले दोनों सल्टा दिए। अब अर्जुन ले लंबी सांस, करिए 2 मिनट अनुलोम विलोम और फिर वीडियो कर लीजिए स्टार्ट, क्योंकि अब हम पहुंच गए लोह खनिज के अंदर जिनमें लोहा नहीं होता। तो इसके अंदर है बॉक्साइट। अब ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट थोड़ी साइंस मार देता हूं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो इससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। और आप सब एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम के बर्तनों के बारे में जानते हो। तो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट जो ऐशक है, बॉक्साइट जो खनिज है। अब इसके बाद में अर्जन आपसे कोई पूछ ले सर ये कहां पर है, तो देखिएगा ये टर्शियरी काल की लेटेराइट चट्टानों में मिलता है। लेटेराइट लेटी हुई है बेचारी, लेटी हुई है, लाल रंग की है। तो टर्शियरी टाइम की लेटेराइट चट्टानों में मिलता है।
टर्सरी टाइम का आप ऐसे समझ लो मोस्टली लगभग 50-55 लाख साल पहले की बात हो रही है, 50-55 लाख साल पहले वाली। तो टर्सरी काल की लेटेराइट चट्टानों में बॉक्साइट है वो मिलता है। पहले मैग्नीज क्या कौन सी श्रेणी में था, धारवाड़ की जो चट्टानें थी उसके अंदर था। और फिर वही हमारा ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जहां आपने देखा मैग्नीज भी सबसे ज्यादा ओडिशा में और बॉक्साइट भी सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, यह भी ओडिशा के अंदर हो रहा है। जगह की बात करें तो कालाहांडी और कोरापुट जिला है, कालाहांडी और कोरापुट जिला है ओडिशा के अंदर। ये कोरापुट यहां मानचित्र पर देख सकते हो, कोरापुट यहां पर दे रखा है। आप नीचे देखें बॉक्साइट के जो सिंबल है, कोरापुट ध्यान रखना है। कालाहांडी याद रहे तो ठीक है, यहां इसी के पास में ही है, वरना कोरापुट ध्यान रखें ओडिशा के अंदर कोरापुट जिले में मिलता है। छत्तीसगढ़ इसके पास में ही छत्तीसगढ़ है। और यहां पर जगह है बिलासपुर, यहां पर जगह है बिलासपुर और इसके पास है ये रही मेकाल पहाड़ी। बिलासपुर और मेकाल पहाड़ी, बिलासपुर और मेकाल पहाड़ी है, वहां पर भी आपको क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 4 जगह है। एक है अमरकंटक, ये गलती से इधर लिखा गया, ये इसका हिस्सा ही है। अमरकंटक ये किस में है, मध्य प्रदेश में, कटनी, बालाघाट और जबलपुर। अमरकंटक, कटनी, बालाघाट और जबलपुर ये कहां, मध्य प्रदेश के अंदर। ये रहा कटनी, ये रहा अमरकंटक और ये रहा बालाघाट और यहीं पास में है जबलपुर। 3 लोकेशन, कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, कटनी, अमरकंटक, बालाघाट। बालाघाट हमने पहले भी पढ़ा, हमने कहा लोहा भी मिलता है यहां पर। यहां बालाघाट के अंदर मैग्नीज भी मिलता है और बालाघाट पे कौन है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एशक भी मिलता है। तो बालाघाट, अमरकंटक, कटनी मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी, रत्नागिरी में लोहा भी मिलता है, रत्नागिरी में मैग्नीज भी मिलता है और रत्नागिरी के अंदर बॉक्साइट भी मिलता है, रत्नागिरी के अंदर। तो हो गई मेन वही बातें जो हम पहले कर रहे हैं। क्यों अर्जुन, आया ना मजा, कुछ भी नया नहीं। सर ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो सोचा ही नहीं। तो ओडिशा में सबसे बड़ा उत्पादक कोरापुट जिला, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और मेकाल पहाड़ियां, मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक, कटनी, बालाघाट और जबलपुर, और महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी। यहां पर क्या मिलता है, बॉक्साइट एशक मिलता है और उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त है वो करते हैं जी। चलिए साहब अब बात करें अगले खनिज की, और अगला खनिज लीजिए तांबा, कॉपर। तांबे को क्या कहा जाता है, कॉपर भी कहा जाता है। आपको पता है तांबा आघात वर्धनीय है, तन्य है, ये धातुओं की विशेषता भी होती है। मत उलझना अर्जुन इनके अंदर। आघात वर्धनीय का मतलब होता है भी जब इसको हथौड़ों से पीटा जाता है बेचारा फैल जाता है। तन्य का मतलब होता है जब इससे पतले पतले तार हैं वो बनाए जा सकते हैं। आपको पता है ये सुचालक भी है, इसके अंदर करंट भी आता है। तो ये तो छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं भी, आघात वर्धनीय है, तन्य है, सुचालक है, यानी करंट इसके अंदर आता है। तो ये तो तांबे की विशेषता है ही, ये तो धातुओं की विशेषताएं है भी। तो अब बात करें उपयोग, क्या काम आता है, मिश्र धातु बनाने में, एलॉय बनाने, मिश्र धातु बनाने में काम आता है। जैसे कांसा बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। पीतल के अंदर क्या होता है, पीतल के अंदर तांबा और जिंक होता है। तांबे के साथ जिंक मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। तो और कांसे की बात करें तो इसके अंदर तांबा प्लस टिन मिला दिया जाता है। याद नहीं करना है, हम कोई साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं। तांबे में टिन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है भाई, कांसा बन जाता है। तो तांबे का उपयोग किसमें हो रहा है, मिश्र धातु बनाने में। 2 या 2 से अधिक धातुएं जब आपस में मिल जाती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। आभूषण बनाने में, अब आभूषण तो यार मोस्टली हम सोने चांदी के पहनते हैं भैया। सोना जो 24 कैरेट का होता है सोना, उसे शुद्ध कहा जाता है। इस शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते भैया। तब आपको पता है मोस्टली 18 से लेकर 22 कैरेट के सोने से आभूषण बनाया जाता है, टोटल 24 किया जाता है। अगर आपका सोने का आभूषण 24 का है, 22 कैरेट का है, तो इसका मतलब इसमें 2 हिस्सा क्या मिलाया गया है, तांबा मिलाया गया है। 18 कैरेट का है तो इसका मतलब इसमें 4 जो कितने हो गए भी,
6 हिस्से क्या मिलाया गया है, तांबा मिलाया गया है। तो भैया सुनार से जब सोना लो तो अच्छे से समझ लेना कौन सी कैरेट का दे रहा है, कई बार गड़बड़ झाला हो जाता है। तो आभूषण क्योंकि बिना तांबा मिलाए आप उसको कोई शेप नहीं दे पाएंगे, तो आभूषणों को बनाने में तांबे का बड़ा रोल रहता है, तांबा मिलाना ही मिलाना पड़ता है। बिजली के तार बनाए जाते हैं, मोस्टली तांबे के तार आपको मिलेंगे, तार खोल के देख लीजिएगा। रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज, टेलीफोन, इनके अंदर भी तांबे की तारों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर बने हुए होते हैं, जनरेटर लगे हुए होते हैं, वो उन सब में क्या इस्तेमाल होता है, तांबे के तार का। घरों में पानी की मोटर है, ट्रैक्टर की मोटर है, कोई भी है, आप उसको अंदर से खोल के देखेंगे तांबे के तारों का ही गुच्छा उसके अंदर मिलेगा। तो देखिएगा तांबे के कितने उपयोग हैं, कोई एक दो ध्यान में रह जाए तो ठीक है। बाई चांस अर्जुन को ऐसे चलता पूछ ले आपसे, अरे तांबो के काम आवे रे, तो फटाफट भैया मिश्र धातु बनाते। पीतल जानता है क्या, कांसा जानता है क्या, आजकल तो मिलते भी नहीं घरों में, पहले मिलते थे, सुबह कामों के अंदर मोस्टली मिल ही जाते थे, कांसे की थाली वगैरह। आभूषण तो क्या पहन रखा है, सोने की अंगूठी, इसमें तांबा मिला हुआ है। पूछ ले तेरे सुनार को फोन करके कितना तांबा मिला है, 22 का है, 18 कितने कैरेट का है, बाकी 24 करने के लिए जितना चाहिए वो तांबा मिलाया है। कहीं ये नहीं हो पैसे 22 वाले ले लिए और आपको सोना 18 वाला दे दिया, तो इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो तांबे के उपयोग हो गए। बाकी अब वही घूम फिर के कहां पर आ गए, वितरण पे। कहां मिलता है तांबा, तांबा मिलेगा आपको झारखंड के अंदर, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के अंदर, 3 महत्वपूर्ण जगह होगी। झारखंड, ये तांबे की बातें आ गई, पहले बॉक्साइट कर लिया था अपनों ने। ये मैं इलाका बता दूं, कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मेकाल पहाड़ी, कोरापुट, ये सारे कौन से हैं, डब्बे वाले, ये सारे थे, बॉक्साइट मिलता है यहां पर। अब अगर हम बात करें यहां भी तांबा कहां मिलता है, तो झारखंड। कौन सा है झारखंड, ये रहा झारखंड भैया, ये झारखंड वाला इलाका है। यहां पर 2 महत्वपूर्ण नाम आ रहे हैं, हजारीबाग, सिंह भूमि। हजारीबाग और सिंह भूमि है, ये कहां है, झारखंड में। इधर राजस्थान की बात करें तो खेतड़ी और अलवर। खेतड़ी पहले झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट होता था, अब नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो खेतड़ी है वो नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है राजस्थान में। तो खेतड़ी और अलवर जो राजस्थान में है, वहां पर तांबा मिलता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, भैया ये देख लो, बालाघाट का पीछा नहीं छूट रहा, अब तक जो पड़ा मध्य प्रदेश के बालाघाट में खूब मिल रहा है। लोहा मिल जाता है, मैग्नीज मिल रहा है, बॉक्साइट मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, क्या पता कितना खजाना यहां भरा पड़ा है। तो झारखंड में हजारीबाग और सिंह भूमि, राजस्थान में खेतड़ी अलवर, मध्य प्रदेश में बालाघाट। आप देखेंगे ना, लोकेशन तो थोड़ी सी है, याद करने वाली तो कुछ है ही नहीं, वही घूम फिर के नाम आ रहे हैं, बस मैप पर भरना है। या आप अर्जन एक बात करो, आप सर्जन से पूछ, मैप देख के कह दे भी इस पे लोहे वाली भर, और सर्जन है वो, तू अर्जुन को दे दे भी खाली मैप का भर तू इसमें मैग्नीज वाली लोकेशन। ऐसे चलते चलते खेलते खेलते अपने आप ये पीछे भागने लग जाएगी। तो लीजिए साहब, तांबा भी अपना हो गया है। तांबे के बाद में अच्छा अधात्विक में पहुंच गए भैया। अधात्विक जो धातु नहीं है, जो धातु नहीं है, और इसके अंदर हमारा एक टॉपिक है अभ्रक, जिसे माइका कहा जाता है। और ये क्या है, अभ्रक एक तरीके का पत्थर ही है, परत वाला पत्थर, परतें बनी होती है, परतदार पत्थर है एक प्रकार का। क्योंकि अभ्रक के अंदर कोई एक चीज थोड़ी है जिसको हम कह दें भैया ये चीज मिलती है। इसके अंदर अगर रासायनिक रूप से बात करूं तो इसमें पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सिलिका भी है, रेत भी है। आप सीधा सा मोटा मोटा ये समझ ले भी रेत, बड़े बड़े रेत के कणों से बना हुआ एक परतदार पत्थर है अभ्रक, जो कई रंगों में हमें मिल जाता है अभ्रक। और ये विद्युत का कुचालक है, करंट नहीं आता बेचारे में, तो इसलिए हम स्विच वगैरह बनाने के अंदर इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि अगर हाथ भी लग जाए तो करंट तो इसमें आता नहीं है। तो विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। तो ये इसके अंदर करंट है वो नहीं आता, तो इसलिए जो स्विच प्लग वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है।
अब फिर वही अपना फोकस तो कहां है भैया, मिलता कहां है अर्जुन, कहां मिलता है? तो ये झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है तो पास में ही तेलंगाना हो गया, और राजस्थान में। तो मेन क्या हो गया, झारखंड और आंध्र प्रदेश और राजस्थान, तीन जगह होगी, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश के पास तेलंगाना है, वहां पर भी मिल जाता है। झारखंड की बात करें तो हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग में हमने पहले भी किया, और यहां पर क्या मिलता है, और यहां पर तांबा भी मिलता है, और यहां पर अभ्रक भी मिलता है हजारीबाग में। आंध्र प्रदेश के अंदर जगह है यहां पर नेल्लोर, यहां पर जगह है नेल्लोर, तो नेल्लोर के अंदर भी क्या मिलता है जी, अभ्रक मिलता है, अभ्रक। और राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर, भीलवाड़ा रहा, उदयपुर रहा, और यहां अजमेर ब्यावर का जो इलाका है यहां पर भी आपको अभ्रक है वो मिलता है। तो उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर ब्यावर वाला जो इलाका हो गया वहां पर भी अभ्रक मिलता है। तो हजारीबाग में मिलता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर, और राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर अभ्रक मिलता है। बड़ा कुछ है ही नहीं, सिंपल सी सारी बातें हो गई। अब देखिए सारे सिंपल सिंपल नाम आ गए इसके अंदर, कोई भी विशेष चीजें हमें यहां पर नहीं मिली है। ये देखिए खेतड़ी, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, खेतड़ी कहाँ है, अलवर कहाँ है, भीलवाड़ा कहाँ है, उदयपुर। तो राजस्थान वाले 4 लोकेशन तो पहले, सबसे पहले ये सीख लो 4 कहाँ पर है। फिर बात करें हजारीबाग, सिंह भूमि, ये गुआ वाला जो इलाका है झारखंड में, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर सुंदर, केंदुझर और मयूरभंज हो गया, और कोरापुट हो गया, ये किस में हो गए, उड़ीसा में हो गए। यहाँ बिलासपुर, मैकाल पहाड़ी, ये कहाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर हो गए। कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, ये कहाँ हो गए, मध्य प्रदेश में। रत्नागिरी का उल्लेख कई जगह आ रहा है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो थोड़ा सा गौर करें, बार बार अभ्यास हम करते जाएंगे, अपने आप याद होगी, करने की जरूरत नहीं, बस एक ईमानदार प्रयास की जरूरत है, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक ईमानदारी आपके अंदर है तो सब कुछ आसान। तो इस प्रकार स्टार्टिंग में मैंने आज क्या कहा, भी आज हम जो धात्विक खनिज है जिसमें लोह धातु खनिज, अलोह धातु खनिज, और जो अधात्विक खनिज है जिसमें मूल हमारे अभ्रक हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा आपको पता है चूना पत्थर भी होता है, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, ये चूना पत्थर होता है। डोलोमाइट, जब चूना पत्थर, इसके साथ साथ अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी, अगर मैग्नीशियम ज्यादा होता है चूने के साथ तो उसे क्या कह दिया जाता है, उसे डोलोमाइट कह दिया जाता है। चूने में सिर्फ कैल्शियम होता है, डोलोमाइट में कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम होता है, लेकिन मैग्नीशियम ज्यादा होता है तो नाम भी बदल दिया, फिर डोलोमाइट हो गया। तो ये चीजें सारी वहां पर मिलती है, अभ्रक अपना हो गया। अब ऊर्जा वाला बच गया, वो अपने अगले वीडियो सेशन के अंतर्गत, क्योंकि ऊर्जा को भी अच्छे से गीत गाने हैं, समझना है बस थोड़ा सा, परंपरागत स्रोत कौन से हैं, अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। और एग्जाम में भले ही कुछ भी आ जाए, दिक्कत कहाँ है, हम अर्जुन बन चुके हैं, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए अब बारी है आपके प्रश्न की, पूछ ही लेता हूं। आप फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लोहे के 2 मुख्य ऐशकों के नाम बता दीजिए। लोहा प्राप्त करने वाले 2 मुख्य ऐशक या खनिज कह दीजिए, उन दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना इंट्रो देते हुए जरूर कीजिएगा, जवाब है वो जरूर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन है, दोस्तों तक इसकी पहुंच है वो भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है भी वास्तव में यहाँ से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, और आपके लिए ही कर रहा हूँ, जितना टाइम मिलता है वो आपके लिए ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में एक फिर ऊर्जा के साथ, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, और वो भी सिर्फ सतत प्रयास से। कछुए बनकर हम अपनी इस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, टारगेट है, जरूर अचीव करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।